नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नॉर्सेट 6 स्केड्यूल्ड है कल यानी 14 अप्रैल का, और कई दिनों से हमने क्लासेज भी नहीं की, बच्चों के साथ में जुड़े नहीं हैं। तो आज हम इस एक स्पेशल सेशन के साथ में आए हैं। हार्डली हाफ एन आवर 40 मिनट का सेशन होगा और एप्टीट्यूड में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बच्चे आशा रखते हैं हमसे थोड़ा सा कि सर किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट, मतलब कि भाई तुक्का लग जाए, और तुक्का भी ऐसा नहीं, साइंटिफिक तुक्का कि भाई हम पूरी रिसर्च करके ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल हैं एग्जाम में। अदरवाइज तो आपको पता है जनरल अवेयरनेस का कोई ओड़ तोड़ नहीं है, कोई इसकी सीमा नहीं है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। इस सेशन में हम आप लोगों के साथ में केवल और केवल 51 क्वेश्चंस, मतलब 51 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस भी क्या, 51 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे छोटे से सेशन में। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बच्चों का। हम पहले ही बताए थे आप लोगों को, अननेसेसरी आप लोग इस चीज़ को, वो ये नहीं कि भैया आप मतलब अननेसेसरी इसी में लगे हो। एक बार बस वीडियो के थ्रू हो जाइएगा, फिर बस ठीक एक दिन के लिए चीज़ें, जो 24 घंटे के लिए आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है, कल एग्जाम है, चीज़ें अगर यहाँ से आती हैं तो आपको आराम से क्लिक हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही एक तरीके से या पॉइंट हमने दे रखा है कि इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबल ये क्वेश्चन हमें क्यों लगता है, उसका रीज़न हम आप लोगों को बता देते हैं। क्योंकि हाल ही में जो ये अवार्ड्स जो हैं वो कन्फर किए गए हैं, दिए गए हैं, और उनमें एक सबसे बड़ा नाम आता है। ये अवार्ड लगभग लोगों को मरणोपरांत ही मिल पाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी को मरणोपरांत है, लेकिन या ऐसा भी नहीं कि ये कोई इसकी कंडीशन है कि मरने के बाद में ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक अवार्ड ऐसा है, एक कैंडिडेट, एक पर्सन ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो जीते जी यहाँ पर मिल रहा है, और वो नाम है श्री LK आडवाणी, जिनका अपनी पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शुरू यानी जीरो से लेकर के आज तक खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और उनको हाल ही में ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, और वो अवार्ड क्या है, भारत रत्न है। क्या है भाई, भारत रत्न। ये आपको पता होना चाहिए पहली चीज। और ये अवार्ड फिलहाल अभी 5 जनों को दिया गया, जिसमें ये पहले लोग कौन से, ये 30 मार्च को दिए गए। कोई डेट को आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ये 30 मार्च को दिए गए। श्री LK आडवाणी चलने में असमर्थ हैं, इसलिए हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उन्होंने इनको घर पे जाकर के पर्सनली ये 31 मार्च को ये अवार्ड दिया है, जिसके ऊपर आजकल पिक्चर्स जो हैं, फोटोज जो हैं वो वायरल होती हैं। तो लोग कुछ अलग अजीब तरीके से विवाद खड़ा कर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं बाजू में बैठे हुए खड़े हैं, कैसे, वो सब कुछ। खैर एनीवे, सब कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार ही था, उसमें कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं था। श्री LK आडवाणी के अलावा ये क्वेश्चन इसमें इस तरीके से भी आ सकता है, तो आपका एक बार नजर होनी चाहिए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव्ड भारत रत्न दिस ईयर। तो 5 नाम हैं, 3 नाम इनमें से दे दिए, एक नाम कहीं और से उठा के दे दिया या पहले का दे दिया। तो आपको बस एक बार नामों के थ्रू जाना है। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, LK आडवाणी, श्री LK आडवाणी, इनको फिलहाल जो है वो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है, सिविलियन अवार्ड जो है, और जिसे किसको बोला जाता है, भारत रत्न को बोला जाता है, वो दिया गया है। इस साल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? टोटल 5 लोगों को दिया गया है आज तक का, एक साथ में। एक साथ का मतलब एक साल के अंदर दिए जाने वाले अवार्ड्स के नंबर में ये सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कैसे? लास्ट टाइम 1999 में सबसे ज्यादा 4 लोगों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद में दिस ईयर क्या 2024 में जो भारत रत्न है वो 5 लोगों को एक साथ दिया गया है, और हमने उनके नाम जो पीछे डिस्कस किए भी हैं। भारत रत्न कैसे मिलता है? भारत रत्न के लिए ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें पॉलिटिकल होती हैं। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जो है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। एक्चुअली देते तो राष्ट्रपति हैं, मीन्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, लेकिन नाम रिकमेंड जो है वो कौन करते हैं? वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करते हैं। किसको? राष्ट्रपति को करते हैं भारत रत्न अवार्ड देने के लिए।
अब एक इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि भारत रत्न किसको दिया जा सकता है। भारत रत्न जो है वो भारतीय को भी दिया जा सकता है, बाहर के यानी फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है, भारत रत्न प्राप्त करने के लिए, भारत रत्न अवार्ड के लिए, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, उसके लिए भारत का नागरिक होना कतई जरूरी नहीं है। मींस 1% भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी फॉरेन नेशनल को यह दिया जा सकता है। तो क्या आज तक ऐसा हुआ है कि किसी फॉरेन नेशनल को भारत रत्न अवार्ड दिया गया हो? यस, दिया गया है। 2 बार ऐसा हुआ है, एक बार 1987 में हुआ है, एक बार 1990 के अंदर हुआ है। 1987 में दुश्मन राष्ट्रों में, एक्चुअली पाकिस्तान से आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न प्रदत्त किया गया था। इसके बाद में 1990 में साउथ अफ्रीका से आने वाले नेल्सन मंडेला को भारत रत्न का अवार्ड जो है वो दिया गया है। एक चीज और दिमाग में रखिएगा, यहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें बोला जाता है, उन्हें पुकारा जाता है। तो ये चीज दिमाग में आप रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब कुछ भारत रत्न के बारे में था और आपको दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन जो है हमें यहां से मोस्ट प्रोबेबल जो है वो लगता है सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस कर ली है। भारत में आपको पता है कि इसरो का नाम आप सुनते हैं, सैटेलाइट्स की बात करें और ऑब्जर्वेटरीज की बात करें, मीन्स से अर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो हम एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है क्या भाई? इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने काफ़ी क्लासेस पहले भी की हैं। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि कल एग्जाम है। क्या प्राइवेट सेक्टर में भी कोई स्कोप है क्या स्पेस रिसर्च को लेकर के? आपको पता होगा एक स्पेस एक्स के नाम से एक कंपनी है। स्पेस एक्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में, और शायद अभी देखो हमने वो नहीं किया कि बेबी कौन है, वैसे रिसेंट में वही थे। एलोन मस्क का नाम आप सभी सुनते हैं। एलोन मस्क कौन है? ट्विटर के मालिक। हालांकि उसका नाम आज की डेट में ट्विटर नहीं रहा। ट्विटर को जिन्होंने खरीदा है एलोन मस्क, और उसका ट्विटर का नाम भी बदल करके एक्स कर दिया गया है। और ये स्पेस एक्स जो कि यूएस की एक प्राइवेट कंपनी है, और ये एक तरीके से जिस तरीके से नासा काम करता है यूएस का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे भारत का इसरो काम करता है, वैसे ही स्पेस एक्स का, वैसे इलोन मस्क की स्पेस एक्स काम करती है। क्या भारत के लिए भी ऐसी कोई कंपनी है क्या, या ऐसा कुछ काम हो रहा है क्या? यस, टाटा की एक कंपनी है, टाटा एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, TASL, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। अब ये सारी चीजें आप लोगों को रटना कुछ भी नहीं, दिमाग में रखना है। टाटा एडवांस, चीजें तो लिखी हुई आएंगी, ठीक है ना, दिमाग में होनी चाहिए। एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अभी अभी TSAT 1A लॉन्च किया। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, ये इसरो के बाद में भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने ऐसा जो सैटेलाइट है या ऑब्जर्वेशन जो है, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो वो लॉन्च किया है। लेकिन उन्होंने ये काम भारत से नहीं किया है। उन्होंने ये काम भारत से नहीं किया, उन्होंने ये काम इस स्पेस एक्स के साथ मिलकर के कैनेडी यूएस से किया है। कैनेडी फ्लोरिडा में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां से उन्होंने लॉन्च किया है। तो रिसेंट में हुआ है, अभी फरवरी मार्च में हुआ है, आई थिंक मार्च में ही हुआ है। तो रिसेंट में जितने भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन, जितनी भी बड़ी इवेंट्स हैं, बड़ी घटनाएं हैं, वो हमें नॉर्सेट 6 के हिसाब से ज़्यादा प्रोबेबल लगती हैं। इसके TASL के आपको चेयरपर्सन का भी पता होना चाहिए। इसके चेयरपर्सन जो है बनमाली अग्रवाल हैं। TASL का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के अंदर है। इसरो के बाद में पहली कंपनी है, टाटा की सब्सिडरी है, टाटा एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने स्पेस एक्स के साथ मिलकर के क्या लॉन्च किया है ये दिमाग में रहना चाहिए। TSAT 1A ये सैटेलाइट का नाम है। तो ये भी हमें, और ये भारत की पहली मीन्स प्राइवेट कंपनी है जो कि इस एरिया के अंदर आती, इस फील्ड के अंदर जो है आती है। ठीक है, अभी हम भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे थे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न है। अभी हम बात करेंगे किसकी? भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, जिसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो।
अब नहीं, पता नहीं हमें भी प्रोनाउंस कैसे करना, हाउ टू प्रोनाउंस इट, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, लेकिन आपको इतना दिमाग में रखना है कि भूटान देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो क्या है, ये पूरा नाम ही है उसका, द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो, ठीक है, ये भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो फ्रांस का भी है, कनाडा का भी है, यूएस का भी है, तो किस किस के याद करें और इसी को क्यों चुना गया? इसको इसलिए चुना गया है कि अभी अभी ये अवार्ड पिछले महीने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान के द्वारा जो है ये प्रदत्त किया गया है, वहाँ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। यहाँ के प्रधानमंत्री की जो तस्वीर आपको सामने नज़र आ रही है, दोशो शेरिंग तोब्गे, दोशो शेरिंग, और भी पूरा नाम है इनका HE दोशो शेरिंग तोब्गे जो है इनका नाम है, आपको पिक इनकी नज़र आ रही है। ये भूटान देश के मीन्स प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने वहाँ का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो, वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदत्त किया है हाल ही में। तो चीज़ें जो हैं ऑब्वियस सी बात है, कहीं पर भी रटने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें, ये तो मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी के हिसाब से भी आप लोगों को दिमाग में रहेगी, तो कुछ भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, भारत का सब मीन्स दूसरा जो ग्लोबल पोर्ट है वो कहाँ पर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। आज तक हम पोर्ट का मतलब बंदरगाह, लेकिन जहाँ तक नॉर्सेट का सवाल है तो उसमें क्वेश्चंस केवल इंग्लिश के अंदर आते हैं, तो हमें आप इंग्लिश को ही प्लीज दिमाग में रखिएगा। ग्लोबल पोर्ट, देखो हमारे देश के अंदर तो पोर्ट्स बहुत हैं, बंदरगाह बहुत हैं, लेकिन ग्लोबल पोर्ट की बात करें और वो भी हमारे, तो वो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप चाहबार पोर्ट का नाम बार बार सुनते आए होंगे आज तक। ईरान के अंदर हमारा पोर्ट है ग्लोबल, जिसको हम ग्लोबल पोर्ट बोलेंगे, और उसका नाम है क्या, शाहिद बाहिश्ती पोर्ट चाहबार ईरान, ठीक है, शाहिद बाहिश्ती पोर्ट चाहबार ईरान। ये हमारा अकेलेता पोर्ट था, कहाँ पर, पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी। बड़े लंबे समय से पहले ही, बड़े लंबे समय से 10 साल से तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री मोदी जी हैं, उसके पहले यूपीए गवर्नमेंट का शासन चल रहा था, और आई थिंक यूपीए 2 के समय से ही ये एक पोर्ट के बारे में बात चल रही थी, म्यांमार में सितवे पोर्ट के बारे में। किसके बारे में? सितवे पोर्ट के बारे में। और म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है उसको मीन्स अधिग्रहण क्या, उसका जो मीन्स ऑपरेशन है उसको हमारी कंपनी जो हमारी सरकार जो है वो उसको ऑपरेट करे। लेकिन म्यांमार के साथ में हमारे रिलेशंस थोड़े से ना इतने अच्छे नहीं रहे रिसेंट में, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी जो डिप्लोमेटिक जो भी है मीन्स तरीके हैं आज की डेट में, आप पहचानते हो हमारे मीन्स फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर EM जो श्री S जयशंकर हैं, किसी मीडिया वाले की हिम्मत नहीं होती है उनके सामने मीन्स कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन करने की। तो जो भी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज जो भी हमारी हैं उनके तहत अब सितवे पोर्ट जो है वो हमारा सेकंड ग्लोबल पोर्ट जो है हमारा बन गया है। सितवे पोर्ट कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर है। दूसरी चीज, कौन मैनेज कर रहा है इसको? मैनेज कर रहा है IPGL, इंडिया पोर्ट IPGL ग्लोबल लिमिटेड, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। अब ये इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड क्या कोई प्राइवेट कंपनी है क्या? जी नहीं, हमारी एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट की कंपनी का मतलब जैसे समझिए कि जैसे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट बैंक्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के अधिग्रहण के अंदर हैं। भेल, बेल, जितनी भी कंपनियों का आप नाम सुनते हो, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंपनी नाम से ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। सेम ऐसे ही जो हमारी एक मीन्स कंपनी है सागरमाला का आप नाम सुनते हैं, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में आती है और ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है। इसी की सब्सिडरी कंपनी है IPGL, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, वो इसको ऑपरेट करेगी, वो इसका संचालन करेगी, ऑपरेशन जो है उसके हाथ में रहेगा सितवे पोर्ट के। मीन्स ये सारे के सारे मीन्स इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है, इंटरलिंक्ड क्वेश्चन हैं। सितवे पोर्ट है कहाँ पर? वहां पर एक नदी है कलादान रिवर, और कहाँ पर है वो? रिखाने नाम से कोई स्टेट है म्यांमार के अंदर, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। रिखाने स्टेट में म्यांमार में कलादान जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, कलाडन हो सकता है, कलाडन हो सकता है रिवर, वहाँ पर हमारा पहला ग्लोबल पोर्ट जो शाहिद बाहिश्ती पोर्ट, किसके लिए डिस्कस किया आपने?
ईरान के लिए डिस्कस किया, चाहबार ईरान, ये सेकंड पोर्ट हो जाएगा हमारा ग्लोबल। क्या ये म्यांमार वाला जो 7वें पोर्ट है इसका हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं, 2 स्पेशली मिजोरम एंड त्रिपुरा, उनका ट्रांजिट जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा म्यांमार के साथ में, तो ये हमें इसका बेनिफिट मिलेगा और ये हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन लगता है। इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें संभावित लगता है ये क्वेश्चन, हालांकि खैर ऐसा तो नहीं, हमने तो रख दिए पिक्स यहाँ पर साथ में कि कोई पिक्चर्स के साथ में ऐसा क्वेश्चन पूछें। आपका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा, ये डायरेक्टर जनरल जो हैं अभी बनाए गए, अभी बस एक बार पढ़ लोगे तो आपको कल तक आई होप याद रहेगा, आगे के लिए वैसे कभी काम में भी नहीं आने वाला कि आपको कहीं DSSB में या और किसी एग्जाम में जिसमें GS पूछा जाता है, मुझे नहीं लगता कि फिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। लेकिन फिलहाल के हिसाब से इनको नया अपॉइंट किया गया, डिप्लॉय किया गया है इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जिससे हमें मौसम विभाग की सूचनाएं मिलती हैं। तो मृत्युंजय मोहपात्रा और इन्हें नया नियुक्त किया गया है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। टेनिस के मामले में भारत देश के पहले सिंगल मेल जो टू विन मास्टर्स 1000 मैच, ये 1000 जो है वो रैंकिंग का मैटर है, ऐसा नहीं कोई 1000 मैच है उस तरीके से जीते हैं, ठीक है ना। तो पहले ऐसे इंडियन है जो कि 1000 मैच जो मीन्स मास्टर्स 1000, एक्चुअली नाम यही है मास्टर्स 1000, जीतने वाले पहले टेनिस प्लेयर भारत के कौन है? ये हैं सुमित नागपाल, ये इंडियन टेनिस प्लेयर हैं और हाल ही में चर्चा में हैं, क्योंकि ये काम जो है वो, ये अचीवमेंट जो है वो हाल ही में हुआ है। सुमित नागपाल टेनिस के प्लेयर हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या जीता है? मास्टर्स 1000 मैच जो है वो जीता है, तो पहले से, और किस कैटेगरी के अंदर? सिंगल मेल कैटेगरी के अंदर, तो ये चीज़ तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ग्लोबल एयरपोर्ट्स का जो ऑपरेशन का हेड जो है वो किन्हें बनाया गया है? फिलहाल जयराज शानमुगम को बनाया गया है, दिमाग में रखिएगा, हमें थोड़ा सा लगता है इंपॉर्टेंट, हालांकि चीज़ें बस केवल नज़र से निकालनी है। जयराज शानमुगम, और इन्हें ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑपरेशन का हेड जो हो फिलहाल नियुक्त किया गया है। अब ये क्वेश्चन भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है, इगला एस को आप केवल इतना सा समझिएगा, एक तो ये जो हमने पहले भी वीडियोस किए हैं शायद इनके ऊपर ना, आप अफगानिस्तान के जो तालिबानीज हैं, मतलब आपके दिमाग में कभी भी आप सोचते हो तालिबान का नाम दिमाग में आता है तो सबसे पहले पॉइंट आपके दिमाग में क्या आता है? अफगानिस्तान आता है, राइट? तालिबान का नाम दिमाग में, और अफगानिस्तान और तालिबान का जब नाम दिमाग में आता है तो एक ही चीज दिमाग में आता है कि इस तरीके की वो जो मिसाइल लॉन्चर्स है ना, वो कंधे पे रखे हुए नजर आते हैं, राइट? आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, आप लोगों को सबको अगर अफगानिस्तान और तालिबान के किसी के दिमाग में नजर जो इमेज है तो वो वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि मेरे दिमाग में इमेज है। एनीवे, अब ये ऐसी ही एक तरीके से जो ये मीन्स मिसाइल्स को जो एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चर जो सिस्टम है वो भारत के लिए मीन्स रशिया से मीन्स इंपोर्ट किया गया है, या जो भी है, जो भी डील हुई है, कैसे भी समझिए, उसका नाम क्या है? लेटेस्ट में एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल है एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर, और इसका दूसरा नाम जो है मेन पोर्टेबल इसीलिए है कि भी आप समझ सकते हो, इसको कंधे पर इस तरीके से रखा करके ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है ना, ये बनी हुई इसीलिए है, ठीक है ना, या रख करके, जैसे मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मेन पार्ट्स जो भी समझ लीजिए रशिया मेड है और इंडियन आर्मी को रिसीव हुई है रिसेंट में, और इसका नाम है इगला एस। बस इतना दिमाग में रखेंगे तो फिर और कोई स्पेसिफिकेशन आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है भाई, छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। जूस जैकिंग स्कैम, ये फिलहाल बड़ा चर्चा में, लंबे समय से हैं चीज़ें लेकिन फिलहाल बड़ा चर्चा में, तो टर्म आ गया जूस जैकिंग स्कैम, जूस जैकिंग अटैक, कुछ भी समझ लीजिए, या फिर पोर्ट जैकिंग। आप लोग कहीं पर भी विजिट करते हो, इधर उधर मन से कहीं घूमने जाते हो, तो आप होटल्स में, कैफ़ेज में, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर थोड़ा कम ही लगता है, समझ में आता है, लगा होता है। आप देखते हो कि आजकल एक तो है ना आपके USB के लिए, चार्जर के लिए एक तो एक पोर्ट बनाए रखते हैं, एक क्या होता है कि कैफेज वगैरह पर डायरेक्टली लीड्स ही लगा के रखते हैं, जो कि डायरेक्टली, और एक एक पॉइंट से आपने देखा होगा ना, जो रोड पे साइड पे बेच रहे होते हैं, 4-5 केबल्स जो हो निकली हुई हैं। ये पतली पिन वाला नोकिया के लिए, जो कि आजकल तो खत्म ही हो गया है। ये आईफोन के लिए जो लाइटनिंग केबल का अलग से लगा होता है, ये टाइप C के लिए लगा हुआ है चार्जर पॉइंट्स, ठीक है, समझ रहे हो आप। ये माइक्रो USB लगा हुआ है। इसके अलावा अगर और भी कोई चार्जिंग पॉइंट्स हैं लैपटॉप वगैरह के लिए, तो अलग अलग चार्जिंग पॉइंट्स जो है लगे होते हैं। हमेशा आप सोचोगे कि यार इसमें कोई क्या स्कैम हो सकता है, इसमें ऑलरेडी कुछ मालवेयर्स इंस्टॉल्ड रह सकते हैं सॉफ्टवेयर्स के फॉर्म में, इवन
हार्डवेयर में कुछ मालवेयर जो हम इंस्टॉल्ड हो सकते हैं सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, जो भी है मतलब उनका हार्डवेयर इसी तरीके से बना हुआ है, कनेक्टेड है वो किसी सॉफ्टवेयर से। तो ये इस जो स्कैम ये चल रहा है, जो कि आपका क्या करेंगे, डेटा चोरी करेंगे। आपने जैसे ही चार्जिंग में लगाया वो एक्सेस उसको मिल गया, आपके कॉन्टैक्ट्स का, आपकी गैलरी का, आपने क्या क्या आप अपने मोबाइल के अंदर कर रहे हो, जो भी है इन लोकेशन वगैरह का, वो सब कुछ एक्सेस मिल गया और आपका डेटा जो चोरी हो सकता है। और इसी को बोला जाता है जूस जैकिंग स्कैम, ठीक है, जिसको पॉड जैकिंग के नाम से बोला जाता है। अब ये चीज़ भाई क्यों चर्चा में, हाल ही में भारत सरकार ने इसके लिए जो है वार्निंग जो है अब जारी करी है, एडवाइजरी इशू की है कि आप कहीं पर भी जो पब्लिक में, कहीं पर भी एयरपोर्ट्स पर, होटल्स में या और कहीं पर ऐसे जो पोर्ट्स जो है लगे होते हैं, आप इनका यूज ना करें। और मतलब अब तो वही बात हो जाएगी कि बड़ी मुश्किल में करें तो या कोई कहीं से रिलायबल है तो वहीं से करें, अदरवाइज जो पब्लिक में कहीं पर लगे हुए हैं, ऐसे ही आपको लगता है कि ये धर्म खाते में लगे हुए हैं, यूज़ कर लीजिए, मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, ऐसा ना करें। तो ये जूस जैकिंग स्कैम और थोड़ा सा दिमाग में आप लोगों को होना चाहिए। कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है हाल ही में चर्चा में आया है, कोसो के नाम से सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, ऑब्जर्वेटरीज का नाम समझते होंगे। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है, कोडाई कनाल ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी जगह का नाम है, और ये जगह कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु के अंदर है। और इसको ऑपरेट जो है वो कौन कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है, IIA इंस्टीट्यूट का नाम है, ये इसको ऑपरेट करता है। कोसो कहाँ पर है, कोडाई कनाल तमिलनाडु में। क्या है, सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इतनी दिमाग में रहेगी तो ठीक है। 1 अप्रैल अभी गया है और उत्कल दिवस का नाम आप सुनते हो, उड़ीसा दिवस। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में चर्चा में रहता है। उड़ीसा बड़ा धार्मिक रीजन आता है, ठीक है, पुरी वगैरह जहाँ पर लोकेटेड है, बड़े धार्मिक जो प्लेसेज हैं, रिलीजियस प्लेसेज हमारे वहाँ पर लोकेटेड हैं। तो उत्कल दिवस उड़ीसा से 1 अप्रैल हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों रखा हमने, क्योंकि 24 मार्च अभी अभी गई है। लोकसभा इलेक्शन को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिमाग में क्या रखना है। लोकसभा इलेक्शंस का आपको पता है अभी 4-5 दिन के बाद में शुरू हो जाने हैं। 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चलेंगे, 4 जून को रिजल्ट्स आ जाएंगे। किस लिए हो रहे हैं, लोकसभा मेंबर्स के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम राज्यसभा के मेंबर्स को ही बोलते हैं, लेकिन उनका जो इलेक्शन का जो तरीका है वो अलग है। लोकसभा के मेंबर्स के इलेक्शन का तरीका हम डायरेक्टली वोट करते हैं, जिन्हें हम जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं। कितनी फेजेज में होगा इलेक्शन, दिमाग में रखना है, 7 फेजेज के अंदर होगा। ये 18वें लोकसभा इलेक्शन है। अगर कहीं पर ये जनरल इलेक्शन नाम लिखा था ना, आम चुनाव हिंदी के अंदर, हालांकि अभी नोटसेट के अंदर तो वो ऐसा कुछ आएगा नहीं, जनरल इलेक्शंस। आप सोचो साहब हमने तो लोकसभा इलेक्शंस का नाम सुना है, तो ये जनरल इलेक्शंस को ही हम लोकसभा इलेक्शन जो है वो बोलते हैं। कितनी सीट्स के लिए हो रहा है, कितने पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए ये हो रहा है, ये 543 सीटों के लिए हो रहा है, जिनमें से आई थिंक जिनके 50% से प्लस में कितना बनता है भाई, 272 प्लस जो बनती हैं, उसके लिए सारा का सारा लड़ाई हो रही है। वो 400 पार वाली, पहले 300 पार था, 400 पार वाली जो लड़ाई है वो इसी के लिए चल रही है, लोकसभा इलेक्शंस का। इसी से रिलेटेड जो है, फिर अब इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो श्री राजीव कुमार हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इलेक्शन से रिलेटेड, जिस दिन इलेक्शन की डेट्स आई थी पिछले महीने के अंदर, शायद 17 मार्च के करीब, 14-17 मार्च के करीब, उसी दिन यही आप ही आकर के इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि हमने इतनी फेजेज के अंदर जो हूँ इलेक्शन जो हूँ डिसाइड किए हैं। एक बड़ी EVM के ऊपर एक शायराना अंदाज में भी कुछ बोला था, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी नहीं है। 15 मई 2022 से इनका कार्यकाल जो हो चल रहा है। नाम आपको पता होना चाहिए, श्री राजीव कुमार। लोकसभा इलेक्शन चूंकि अभी हैं और इसी समय में आपका नोटसेट का एग्जाम है, कोई एग्जाम है, तो लोकसभा इलेक्शंस के लिए फिलहाल जनरल इलेक्शन 2024 के लिए कोई लोगो, कोई टैगलाइन दी गई है, यस दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसका नाम आप बार बार न्यूज चैनल्स पर सुन रहे होंगे, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये इस तरीके का ही इसका लोगो है, ये इसकी टैगलाइन है। इलेक्शन एग्जाम्स के अंदर किसी भी तरीके से आ सकता है और इसी को तोड़ मरोड़ करके आपको घुमा देगा। आप सोचोगे मैं तो याद करके ले आया था, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ठीक है, और ये अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। इसकी टैगलाइन है इस लोकसभा इलेक्शन की, इस जनरल इलेक्शन की, चुनाव का पर्व देश का गर्व। और ये टैगलाइन को कब अनवील जो किया गया था, मतलब रिलीज कब किया गया था, हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है हर एक साल 25 जनवरी को। कब से करने लगे हैं हम,
ये काम हम 2011 से ही करने लगे हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे जो ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 14th नेशनल वोटिंग डे था, वोटर्स डे था 25 जनवरी 2024 को। तो इस दिन इसको अनवील किया गया। चुनाव का पर्व, देश का गर्व किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कहीं पर आप ऐसा मत समझ लेना कि पार्लियामेंट ने किया है, प्रेसिडेंट ने किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है, क्योंकि मोदी जी बार बार इस चीज़ों को बोलते रहते हैं कि आप मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन जो हो चुनाव के अंदर होना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए और वोटिंग के लिए जो है वो बाहर निकल करके आना चाहिए। मैक्सिमम लोकसभा सीट्स किस स्टेट की हैं और कितनी ज़्यादा है, कितनी है? तो आप ये सोचो कि सर आपने मिनिमम नहीं बता रहे हो यहाँ पर, क्योंकि मिनिमम 0 तो हो नहीं सकती। एक सीट बहुत सारे स्टेट्स की है, इसलिए हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोकसभा सीट्स जो है उत्तर प्रदेश की हैं, इसीलिए बोला जाता है हमेशा कि केंद्र की सरकार का जो रास्ता है वो यूपी से होकर निकलता है। ये बार बार आप सुनते होंगे, और वो कारण क्या है? 80 सीट, मतलब आप समझते हो 272 चाहिए और उनमें से 80 सीट केवल एक ही स्टेट की, वो भी उत्तर प्रदेश की। और मतलब अब इस बारे में कुछ चीज़ें पॉलिटिकल हो जाएंगी, हमारा बोलना उचित नहीं है, वहाँ पर ज़रूरी भी नहीं है। बाबा की सरकार है, महाराज जी की सरकार है, और हमेशा आज तक का ये है कि यहाँ से जिनकी जितनी ज़्यादा मैक्सिमम सीटें आ जाएंगी वही देश पे राज करेगा, उन्हीं के देश में जो गवर्नमेंट जो बनने वाली है। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश की आती हैं, 80 आती हैं। हमें इम्पोर्टेंट लगता है, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया नेशनल वोटर्स डे के बारे में, कि हर साल 25 जनवरी को जो ऑब्जर्व किया जाता है, 2011 से ही हम ऑब्जर्व करने लगे हैं, और ये 14th नेशनल वोटर्स डे था जो अभी 2 महीने पहले गया है 25 जनवरी 2024 को। स्टेशन शिवा शक्ति, देखो हमने नाम दे दिया था, देखो पिछले साल हमने एक बड़ी अचीवमेंट करी थी, ठीक है ना, मून के उसके बारे में, मून जो हमारी जो स्पेस क्या मून के प्रोजेक्ट के बारे को लेकर के हमारे इसरो के द्वारा, कि हमने लैंड कर गए हम मून के ऊपर, और उस जहाँ जो लैंडिंग पॉइंट था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको जब इसरो के साथ मीटिंग हुई थी उनको एड्रेस कर रहे थे, तो उस पॉइंट को नाम दे दिया था हमने स्टेशन शिवा शक्ति। तो आप बोल रहे हो कि सर अभी क्या है, मतलब ठीक है, तो अभी एक तरीके का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, मतलब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है क्या? यस, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और क्यों हो गया? हमारी जो डिप्लोमेसी आज की डेट में वर्ल्ड में जो बोल रही है, मीन्स जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है हमारी केंद्र सरकार जो है, उसका एक बड़ा अचीवमेंट जो हमें लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज़बरदस्त है। हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहे हैं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मानना पड़ेगा स्ट्रेंथन हुई है, ठीक है। स्ट्रेंथन होने के मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसका क्रेडिट नहीं देता हूं मैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन मेरा मानने का नज़रिया जो है वो दूसरा भी है, कि पूरा विश्व हमारी तरफ में किस तरीके से देखता है कि हम एक अलग तरीके की वो है इकोनॉमी है, और हमारा मार्केट जो है कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है, वो सबसे बड़ा मार्केट हमारा पूरा वर्ल्ड में। तो उस तरीके से तो हमारी बात ऑब्वियस सी बात है, माननी ही पड़ेगी सामने वाले को, ठीक है। तो स्टेशन शिवा शक्ति क्या चीज़ है कि ये वो लैंडिंग साइट है जहाँ पर चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हुआ था। और अब नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ जी मोदी जी, हाँ जी भारत, मतलब जो कि इंडिया, ये आपके ही नाम से रहेगा, शिवा शक्ति के नाम से रहेगा। और ये डुअल नेचर में शिवा और शक्ति, शिवा जो शिव जो है वो प्रतीक है, मीन्स मैस्कुलाइन मीन्स पावर का, और शक्ति जो रिप्रेजेंट करती है फेमिनाइन पावर को, तो उन दोनों के नाम पर जो है उसको साइट का जो है वो लोकेशन का जो नाम वो रख दिया गया है। पुष्पक बड़ा चर्चा में है फिलहाल ये, और क्यों है? इंडियन एयरफोर्स ने जो इसरो के साथ मिलकर के एक विंग्ड व्हीकल है ये, एक तरीके से समझ लीजिए, और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। मीन्स जो पुष्पक है, पुष्पक शब्द ही कहाँ से लिया गया? रामायण से, जिसमें रावण ने माता सीता का हरण किया था, इसी पुष्पक विमान को यूज करके वो माता सीता को रावण जो है वो लंका ले गया था, और इसी पुष्पक विमान का यूज करते हुए राम जी, भगवान राम जी रावण को मार करके, रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे अपने साथियों के साथ में, अपनी सेना के साथ में। जितने भी लोग उसके साथ में अकोमोडेट हो गए होंगे उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं हमारा। तो ये RLV LEX-2 मिशन का पार्ट है। RLV
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अगर क्वेश्चन कहीं से आता है पुष्पक को लेकर के तो एक ही चीज दिमाग में रखनी है, RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसरो ने डेवलप किया है और जो इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है चिनूक, उसके साथ में मिलकर के इसको जो है वो अभी टेस्ट किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऑपरेशन इंद्रावती हम डिस्कस करेंगे। देखो, भारत सरकार के मीन्स हमारे भारत सरकार के कई ऑपरेशंस रहते हैं, कहीं किसी को निकालना, और ऑपरेशन सब नाम जो हो दो जगह पर आते हैं, या तो हमारी किसी के साथ में लड़ाई हो गई है, युद्ध हो गया है तो ऑपरेशन चलता है, या किसी देश में जैसे यूक्रेन में हमारे नेशनल्स फंस गए तो अब वो तो मैटर ही पुराना हो गया। अभी अभी हमारे देश ने क्या किया है, हैती से इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही मतलब अंडर 100 ही होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। उन लोगों का, हमारे इंडियन नेशनल, और हैती का नाम तो मैंने भी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा जीके कोई इतना अच्छा नहीं है, आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, मैंने भी लाइफ में पहली बार ही सुना है, ऐसा भी नहीं है खैर। तो इंडियन नेशनल्स को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, उसको नाम दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती, और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन था, क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बन रही थी। तो जैसे श्रीलंका के अंदर हो गया, वहाँ तो घर मारदार नहीं मच रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी नेशन के अंदर, तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाते हैं अंतरकलह के, गृह युद्ध छिड़ने के, या अलग अलग तरीके के दंगे फसाद होने के, रियट्स होने के। तो इसको ऑपरेशन इंद्रावती नाम दिया गया। हैती में जो नेशनल्स को हमारे इवैक्यूएट करने का जो काम किया गया, नाम किस पर रखा गया, ऑब्वियस सी बात है कि नदी है इंद्रावती, हमारी गोदावरी नदी की सब्सिडरी है ये, सॉरी सब्सिडरी नहीं, कॉन्ट्रीब्यूटरी रिवर है ये, जो कि एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को होते हुए ये जो है वो फ्लो करती है, बहती है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन नहीं जानता आपको, क्योंकि शुरू में जो वेस्टर्न मीडिया है ना, वो हमें बड़ा पोक करने की कोशिश करती है, और इनके जो आंसर्स होते हैं, आई थिंक सभी लोग, जो मैं नहीं कहता किसी पार्टी से मीन संबंध रखने वाले लोग ही, इनके जो रिस्पॉन्स हैं उनके सामने वो बोल देते होंगे गली में जाकर के कि यार वो उसकी भी इंसल्ट कर दी थी ना, उल्टा सीधा सवाल मत पूछ लेना, ठीक से सवाल पूछना। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया का सबसे बड़ा एक काम होता था कि हम इस तरीके से पोक करते थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इंसल्ट फील करें, और इनके जो जवाब होते हैं ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिसको हम मीन्स विदेश मंत्री बोलते हैं, श्री एस जयशंकर, और पता होना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। ग्रोक, AI का ज़माना आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो एक नाम आया है ग्रोक। किसका है ये, उसी एक्स का है। एक्स कौन, किसकी कंपनी है, इलन मस्क की एक जो कंपनी है एक्स, और ये अपनी हर बार एक अलग अलग कंपनी, इसके लिए क्या एक्स AI, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसने एक चैटबॉट जो है डेवलप किया है जिसका नाम है ग्रोक, चर्चा में है, ध्यान में होना चाहिए। हलवा सेरेमनी का नाम आपने सुना है क्या, मीन्स जब भी कभी भी बजट पेश किया जाता है तो एक प्री इवनिंग, मतलब जैसे कल बजट पेश होना है तो आज शाम को जो है वो हलवा बनता है वो संसद के अंदर कहीं पर, ठीक है ना। हलवा सेरेमनी जो किससे रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा। पर्पल रिवॉल्यूशन, हमने वाइट रिवॉल्यूशन देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, तो पर्पल रिवॉल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर में जो लवेंडर है उसकी जो मीन्स उसको लेकर के ये चर्चा में है, ये लंबे समय से चर्चा में है। तो दो चीज़ें दिमाग में रखना, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, लवेंडर के उसको लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के। गगन शक्ति एक्सरसाइज, ये भी वायु शक्ति एक्सरसाइज, उसी का गगन शक्ति एक्सरसाइज। तो गगन यानी हवा के अंदर, तो मीन्स आसमान के अंदर, नोट हवा, गगन का मतलब आसमान होता है। तो इंडियन एयरफोर्स का जो है एक्सरसाइज थी ये, पोखरण राजस्थान में, कहीं जयपुर भी लिखा हुआ जाए, पोखरण राजस्थान नहीं लिखा हुआ है तो जयपुर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी प्रिपेयर्डनेस किसके लिए, कि या तो कोई युद्ध हो जाए और युद्ध की बजाय में कहीं से भी हमें कुछ ऐसे इवैक्यूएशन वगैरह के जो ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे अभी हमने ऑपरेशन इंद्रावती वगैरह का नाम लिया, तो हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस की प्रिपेयर्डनेस के लिए कैपेबिलिटीज़ हमारी हैं कि नहीं, तो हमारी जो आर्मी है, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स हैं, नेवी है, वो ड्रिल्स करती रहती हैं। तो ये एक्सरसाइज है गगन शक्ति एक्सरसाइज, जो कहाँ, पोखरण और राजस्थान के अंदर जो एक्सरसाइज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है, हमें नज़र आता है कि कल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाए। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज है, कालिंदी कॉलेज, उसकी प्रिंसिपल हैं आप मैडम मीना चरांडा, ठीक है, और चरंदा, और इनको जो है वो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया है। नाम है मैडम का मीना चरंदा,
प्रिंसिपल कालिंदी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। AI काम्बर 786, देखो ये नाम है, ये फिशिंग वेसल है। AI काम्बर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है भाई, ठीक है ना। AI काम्बर 786, और समझिए कि भाई ये मतलब ऐसा नहीं है मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम रिलीजन में, इस्लाम में इसको बड़ा एक लकी नंबर या जो भी है उनके हिसाब से माना जाता है, तो किसी मुस्लिम कंट्री का ही से रिलेटेड चीज़ होगी। ये फिशिंग वेसल है, ठीक है। किसकी है? ईरान की है। हाईजेक कर लिया गया था इसको, किसके द्वारा? समुद्री लुटेरों के द्वारा, पायरेट्स इनको आप बोलते हो। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात देखिए कि इसमें जो लोग थे वो सारे के सारे पाकिस्तान नेशनल्स थे, पाकिस्तानी नेशनल्स थे, 23 के करीब थे। तो अब इसको रेस्क्यू करने का काम अब वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट की भी, किसके पास में कितनी जो है वो कैपेबिलिटीज़ हैं। स्टेट का मतलब मैं यहाँ पर नेशन से बोलता हूँ, स्टेट देश को ही बोला जाता है, अपन अंदर तो राज्य को बोल देते हैं, ठीक है ना। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। तो भारत ने इसको, इंडियन नेवी ने इसको रेस्क्यू करने का काम किया, उन पायरेट से छुड़वाने का, उन पाकिस्तानी नेशनल्स को छुड़वाने का। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी नेवी को ही इसमें इंटरसेप्ट करना, हमारी नेवी ने इसमें इंटरसेप्ट करना था। तो INS सुमेध एंड INS जो त्रिशूल है उसको काम में लिया, उससे इंटरसेप्ट किया, और ऑपरेशन जो चलाया उसको ऑपरेशन संकल्प के नाम से जानते हैं हम। कहाँ पर चलाया? नियर द गल्फ ऑफ एडन के करीब जो ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। पायरेट्स ऑफ कोर्स ऑफ सोकोट्रा जो है उतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। तो ईरानियन फिशिंग वेसल है, पाकिस्तानी नेशनल थे इसके अंदर, इंडियन नेवी ने छुड़ाया उन पायरेट्स से। ऑपरेशन जो चला उसको संकल्प बोलते हैं। क्या क्या काम में लिया, किससे इंटरसेप्ट किया? INS सुमेध से और INS त्रिशूल से, दिमाग में होना चाहिए। इंडियन नेपाल इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव जो है वो अभी काठमांडू नेपाल के अंदर आयोजित की गई थी, तो दिमाग में होनी चाहिए। एक चीज, डिजिटल इंडिया, डिजिटल से डिग ये, और फिर इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ठीक है ना। तो डिजिटा ये साइबर क्राइम के अगेंस्ट में एक टूल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसे को लेकर के जो साइबर क्राइम होता है उसको लेकर के RBI ने एक टूल जो है वो रिलीज किया है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। तो उसको नाम दिया है डिजिटा, RBI का टूल है, और किसके लिए है? साइबर क्राइम से कॉम्बैट के लिए। स्टार गेट, नाम देखो जहाँ पर गेट लगा होता है वो किसी स्कैम से रिलेटेड होता है, लेकिन स्टार गेट जो है इट्स नॉट ए स्कैम, ठीक है। जैसे हमारा कोयला गेट, तो मतलब कोलगेट को नाम दे दिया था, जिस तरीके से फॉरेन से शब्द आया था, इस तरीके से कि नाम लगा दो, जो भी स्कैम हो गया उसके नाम लास्ट में गेट लगा दो। लेकिन इट्स नॉट ए स्कैम, इट्स कंप्यूटर, इट्स द नेम ऑफ कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। कौन डेवलप करने जा रहा है इसको? माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ओपन AI के साथ में, ओपन AI मतलब चैट, जो ओपन चैट जो जिसको आप बोलते हो, चैट AI जो भी आजकल नाम चल रहा है, नाम दिमाग में नहीं आ रहा मेरे को, ओपन चैट शायद उसको बोलते हो आप। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI जो दोनों मिलकर के 2028 तक एक सुपर कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम स्टारगेट जो है वो रखा गया है। बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट अभी चर्चा में था। बरसाना नाम से समझ लीजिएगा, यूपी रेजिडेंट्स को तो पता है, यूपी में आता है बरसाना, तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यूपी के अंदर है। एक हवाना सिंड्रोम, ये फिलहाल बड़ा चर्चा में है। हवाना सिंड्रोम, अब सर की आप तो जीके पढ़ा रहे थे, और ये मतलब थोड़ा सा साइकेट्री टाइप का सा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ गया? ये 2016 में मीन्स जो एम्बेसी है, US की एम्बेसी है, कहाँ पर? क्यूबा के अंदर। क्यूबा के अंदर US की एम्बेसी जो है, मतलब हर एक देश के अंदर दूसरे के मीन्स एम्बेसीज होती हैं, आपको पता है, ठीक है। दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में मैक्सिमम स्टेट्स की जो एम्बेसीज हैं, मैक्सिमम कंट्रीज की जो एम्बेसी हैं। तो देखा गया कि वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है US की एम्बेसी के अंदर उसी के नेशनल्स काम करेंगे, उसी के एम्प्लॉइज जो हम काम करेंगे, विदेश मंत्रालय मतलब उनका मंत्रालय जो भी समझ लीजिए वहाँ पर एम्बेसी मतलब एम्बेसडर जो भी है, मंत्रालय तो नहीं। तो उनमें कुछ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स देखे गए। कैसे मेंटल हेल्थ सिम्टम्स? जेके की जो भीमरी बोलती है ना राजस्थान में, हम तो ये बोलते थे कि कुछ दिख नहीं रहा, भीमरी बू बू हो रहा है, कुछ भी है ना, ठीक ना। तो वो हियरिंग साउंड्स विदाउट एनी आउटसाइड नॉइज, नोजिया हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, बैलेंस इश्यूज आ रहे हैं। तो ये चीजें देखी गई, और ये सबसे पहले यहाँ पर हवाना क्यूबा में नोट की गई 2016 के अंदर। और ये फिर पता नहीं है भाई क्या चीज़ है, क्या चीज़ इनके पीछे है।
भारत के अंदर भी अब इसको लेकर के थोड़ी सी मतलब अलर्ट है इन चीज़ों को लेकर के। तो हमने बताया कि यूएस इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स में मल्टीपल कंट्रीज में देखा गया, उनके अंदर पहले सबसे पहले हवाना क्यूबा के अंदर इसको नोट किया गया और सेम सिम्टम्स हर जगह पर नजर आ रहे हैं। पता नहीं भी किस चीज़ का स्ट्रेस है या क्या है उनको। तो सिंड्रोम का नाम ही, अगर ये कॉमन सिंड्रोम्स है, कैसे हेडेक हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है, वोमिटिंग नोजिया हो रहा है उनको, ऐसी जो हियरिंग साउंड्स उनको सुनाई दे रही बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना किसी आउटसाइड नॉइज के, तो उसको हवाना सिंड्रोम का नाम दे दिया गया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको समझ में आना चाहिए। सारा जो है ये WHO ने एक, जैसे वो नहीं आते आप किसी वेबसाइट को खोलते हो और ये चैटबॉट खुल जाता है, ठीक है ना, और वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर बेस्ड वो क्वेश्चंस के आंसर देता रहता है अगर आप उनसे कुछ पूछते हो तो, ठीक है। तो ये सारा का मतलब क्या है? स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। किसने लॉन्च किया है? आप खोलोगे WHO की वेबसाइट तो एक लड़की जो है वो नज़र आती है, उसका नाम ही सारा रख दिया एक्चुअली में स्मार्ट AI रिसोर्स हैं, और वो 4-5 टॉपिक दे रखे हैं आपको, मीन्स मेंटल इलनेस से रिलेटेड वगैरह और भी कुछ चीज़ें जो है वो दे रखे हैं। उन टॉपिक्स पे आप उससे बात कर सकते हो और वो आपको कुछ सजेस्ट करेगी। तो ये प्रोटोटाइप है, डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर का एक प्रोटोटाइप है, एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, WHO ने डेवलप किया है, WHO ने इसको लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। कोरामंगला चल्लाघट्टा वैली प्रोजेक्ट, नाम से समझ में आना चाहिए कर्नाटका में है। किसको लेकर के चर्चा में? वेस्ट वाटर को रीयूज को लेकर के चर्चा में है कि जो ना सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं एक्चुअली ना, तो उनमें वेस्ट वाटर को वापस रीयूज किया जा सकता है क्या, उसको लेकर के ये एक प्रोजेक्ट वैली प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कर्नाटका के अंदर, जिसका नाम है केसी वैली प्रोजेक्ट, कोरामंगला चल्लाघट्टा वैली प्रोजेक्ट। नौसेना भवन क्या आज तक था ही नहीं क्या, मतलब इंडिपेंडेंट नौसेना भवन नहीं था हमारा। अभी दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली के अंदर हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने इंडिपेंडेंट नौसेना भवन का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। तो ये पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर बन गया है नेवी का नौसेना भवन के नाम से। अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी जो है, इस तरीके के नाम आते हैं वो आंध्र प्रदेश के ही आते हैं, और ये कोल्लेरू लेक पर है, दिमाग में रखिएगा, इतना ही दिमाग में रखना है। फॉरेन बाहर से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जिनमें 2 स्पीसीज मेन इंपॉर्टेंट हैं, ग्रे पेलिकन्स एंड पेंटेड स्टोर्क्स, लेकिन आपको अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी का दिमाग में रखना है, फिलहाल चर्चा में थी इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को रखा है कि वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, कोल्लेरू लेक पर। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इस साल की जो थीम थी वो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल थी, दोनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा। जेनेटिक रेस्क्यू को लेकर के चीज़ें दिमाग में क्या आ रही हैं, फिलहाल चर्चा में है। जेनेटिक रेस्क्यू को लेकर के रणथंबोर नेशनल पार्क जो राजस्थान का है, उसमें ये प्रपोज किया गया कि टाइगर्स का नंबर जो है जेनेटिक रेस्क्यू के थ्रू जो उनकी पॉपुलेशन जो कंट्रोल की जा सकती है, कंजर्व की जा सकती है। ये क्वेश्चन हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा टॉपिक कि पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी ट्रांसप्लांट किया गया ह्यूमंस के अंदर पिग से लेकर के, तो ये यूएस के सर्जन्स के द्वारा किया गया है। एक सक्षम ऐप का नाम आता है। सक्षम ऐप जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, और मुझे नहीं पता ये कितना पर्सनली कि भी कितना फिजिबल है या नहीं है। इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पर्सन्स मीन्स बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, जो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है और 85 प्लस की जिनकी एज है, उनके लिए वो घर से ही वोटिंग कर सकें। कैसे हैं आई हैव टू सी, लेकिन मतलब आपको इतना दिमाग में रख लेना है, चीज़ें हमें भी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेंगी। ऑनेस्टली बताएं तो मेरी भी नोटिस में अभी आया है कि सक्षम ऐप के नाम से कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा कि लोग अपने घर से जो वोट कर पाएंगे क्या, केवल 2 कैटेगरीज के अंदर 85 प्लस और मीन्स बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ में जो लोग हैं वो वोटिंग होगी उनकी। अब कौन वोटिंग कराएगा वो आगे का सब्जेक्ट है। एक अफानासी निकेटन सी माउंट है, जहाँ पर अफानासी जो भी समझिएगा, ये इंडियन ओशन के अंदर जो हिंद महासागर जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर एक सी माउंट पाया गया, जिसके अंदर कोबाल्ट भी है काफ़ी सारा, मैंगनीज है, कॉपर है, बड़ा एरिया है, 400 बाई 150 किलोमीटर का इतना लंबा है, इतना चौड़ा एरिया है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा अफानासी निकेटन सी माउंट का क्या क्या उसके अंदर कोबाल्ट, मैंगनीज, कॉपर है और हमारे इंडियन ओशन के अंदर है। सी डोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आयरन का इजराइल का नाम आता है। जब कभी भी मुझे इजराइल का दिमाग में आता है तो मुझे 2 ही नाम दिमाग में आते हैं, एक तो वहाँ के नेतन्याहू जो हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो, और दूसरा जो है उनका आयरन डोम। आयरन डोम जो है वो क्या चीज़ है, उनका आयरन डोम जो है वो एंटी मिसाइल सिस्टम है उनका, कि जैसे हमास ने
फ़लस्तीन से, गाज़ा से हमास ने मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च की थी किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, तो उनको हवा के अंदर, एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, हवा के अंदर ही इंटरसेप्ट करके वहीं का वहीं उड़ा देता है, मतलब उनके सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचने देता, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इनका इसी की नेवल अडेप्टेशन है, नेवल फॉर्म है नेवी के लिए, ठीक है ना, वो अडेप्टेशन है और उसको नाम दिया गया है सी डोम का। तो हमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। आयरन डोम एयर के अंदर जो है उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वहीं पर इंटरसेप्ट कर देता है उनके दुश्मन देश की जो मिसाइल्स आ रही है, गाजा से आ रही थी पहले, तो उनके जो नेशनल्स को वहाँ पर जो फेस्टिवल चल रहा था उसमें पकड़ करके मारा, वो तो अलग चीज़ें थी, या मीन्स कैप्चर कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, वो चीज़ें अलग थी। लेकिन बाद में जो मिसाइल्स हमास की तरफ से आ रही थी, हमास के लोग थे, तो उन्होंने अगेंस्ट में जो इंटरसेप्ट कर रहे थे उनकी मिसाइल्स को, तो वो आयरन डोम करता है। ये पहले से शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है उनका, इसको लेकर के, और इसी की नेवल अडेप्टेशन जो नेवी के लिए जो काम में आएगा बना लिया है, जो बना रहे होंगे, सी डोम का नाम दिया गया है। लक्षद्वीप बड़ा चर्चा में रहा है फिलहाल। मालदीव को लेकर के, मालदीव से हमारी कुछ खटपट हो गई, उनके कुछ मिनिस्टर्स ने हमारे ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पर लक्षद्वीप गए थे, कुर्सी डाल के बैठे हुए थे बीच पर, और बोल रहे थे लोगों से, मीन्स निवेदन कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि लक्षद्वीप बड़ी सुंदर जगह है और यहाँ पर आइए। गवर्नमेंट, हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको LTC-AT के थ्रू वहाँ पर अच्छा पैकेज मिलता है घूमने का, अंडमान निकोबार का। तो लक्षद्वीप के इस तरीके से जो भी प्रमोशन समझ लीजिए आप, टूरिज्म प्रमोशन समझ लीजिए, तो मालदीव्स के किसी मिनिस्टर की, 2-3 मिनिस्टर्स की मीन्स थोड़ी गलत टिप्पणियाँ आ गई, गलत कमेंट्स आ गए भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के कि आपके पास में अरेंजमेंट्स ही नहीं है। तो फिर बायकॉट चला था, मालदीव्स को घुटनों पे ले आए थे। तो हर एक सेक्टर ने, इजराइल ने कहा कि हम इसका मीन्स डिसोल्टिंग करेंगे, डिसलाइनेशन करेंगे इसका, आपके बीचेज का, और मीन्स हमारी जो कंपनियां हैं, जो टूरिज्म की कंपनियां हैं, उन्होंने मालदीव से अपना बिजनेस उठाने की बात की, यहाँ पर प्रमोट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बैंक्स भी खुलेंगे। तो पहला प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है वो HDFC बन गया है, जो कि वहाँ पर सबसे पहले खुलेगा या खुल रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें इम्पोर्टेंट इस चीज़ को लेकर के लगता है। जिग चर्चा में है, और क्यों चर्चा में है, क्योंकि करेंसीज हमारी सबकी देखा जाए तो आपको नोटों से करेंसी या सिक्कों में करेंसी आती है हमारी, चाहे स्टील के हों या चाहे किसी मतलब मिश्र धातु के हों। लेकिन जिम्बाब्वे ने हाल ही में गोल्ड बैग्ड करेंसी लॉन्च की है। गोल्ड बैग का मतलब गोल्ड से सपोर्टेड है, ठीक है ना। तो जिम्बाब्वे से जी लिया और जी से ये गोल्ड जेडाई लिया और गोल्ड से जी लिया, तो इसको जिग का नाम दिया गया, न्यू गोल्ड बैग्ड करेंसी ऑफ जिम्बाब्वे। और दिमाग में रखिएगा इसको। कोविनेट अगेन WHO ने इंट्रोड्यूस किया है, कोरोना का भी कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने इसको रखा है। एक ग्लोबल नेटवर्क है कोरोना वायरसेज के लिए, उनकी डिटेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, असेसमेंट के लिए कोविनेट के नाम से WHO ने जो है वो ये नेटवर्क जो है वो फिलहाल लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कच्चा थी वो भाई, पार्टीज होती हैं, ठीक ना, पार्टीज, हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, उनको मौका चाहिए होता है कि भाई किसने पास्ट में क्या गलतियां की हैं। कच्चा थी वो एक आइलैंड है हमारा, भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। तो किसी समय में अभी जो आरोप लग रहे हैं, हमने इसके बारे में कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, रूलिंग पार्टी आरोप लगा रही है प्रीवियस पार्टीज़ के ऊपर कि भाई आपने उस समय में ये श्रीलंका को क्यों दे दिया। तो उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई हमारे कोई काम का ही नहीं था। तो इसके उसको लेकर के मीन्स कि किसका अधिकार है इसके ऊपर, शायद ऑपरेट तो दोनों के दोनों ही कर रहे थे, भारत और श्रीलंका की सरकारें कर रही थी। तो इसका लेकर के इशू चल रहा है कच्चा थीवा को लेकर के। ये एक इंडियन आइलैंड, हम इसको इंडियन आइलैंड ही कंसिडर करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से आ जाएगा। दुनिया में सबसे पहला एक ओम शेप्ड में जो है वो मंदिर बन रहा है, और पिक्चर हम नहीं रख पाए उसकी यहाँ पर, वो जदा पाली राजस्थान के अंदर बन रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। PMLA चर्चा में है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसके फ़िलहाल में रिसेंट में 1-2 साल के अंदर, और फिलहाल रिसेंट में भी दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी जो हैं जेल में हैं फ़िलहाल 15-20 दिन से, वो भी 20 दिन के ऊपर हो गए होंगे उनको भी। तो इसी एक्ट के थ्रू जो चार्जेज हैं उनके अगेंस्ट में, इसी एक्ट को लेकर के वो मीन्स जेल में है। जेल का मतलब कन्विक्टेड नहीं है, मीन्स अंडर ट्रायल है। तो ये
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कब बना था, 2002 का एक्ट है, लेकिन फोर्स में नहीं आया था। ये मतलब एक्ट बनते हैं ना कि भाई उस साल आया गया, फिर वो बनेगा तो चलो बाद में, तो वो उसी साल के नाम से दिमाग में रख दिया था। अब आप सोचोगे सर इफेक्ट में 2005 से आया, एक्ट 2002 लिख रहे हो, तो ये क्या चक्कर है? ये चक्कर मतलब जो बिल है वो उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है ना। एक्ट का भी जो बिल है PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसी रिलेट की भी चर्चा में है ज़्यादा। साउथ की एक मीन्स बड़े नेता की मीन्स बेटी है के कविता का नाम आप सुन रहे होंगे कि 2 दिन पहले उनको CBI ने अरेस्ट कर लिया है। पहले PMLA एक्ट के थ्रू जो है के तहत ED ने मीन्स अरेस्ट किया था उनको, और अब वो CBI ने उनको अरेस्ट कर लिया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो ये फोर्स में आया, कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ था, एक्ट है 2000 का। पहले इंडिया के साधु कौन से हैं, कौन हैं जिनको ऑनर किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से? तो ये हमारे जैन समाज से एक साधु महंत संत आते हैं, आचार्य लोकेश मुनि। कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये अहिंसा विश्व भारती और वर्ल्ड पीस सेंटर के मीन्स संस्थापक भी समझ लीजिए, एक तरीके से फाउंडर हैं उनके। तो इनको लोकेश मुनि जी को जो है वो ये अवार्ड जो है प्रदत्त किया गया है US की तरफ से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन की आज तक जो हमारे देश के अंदर जो हाई कमिश्नर्स होते हैं ना, पता है आपको, हाई कमिश्नर जो है वो आज तक कोई लेडी नहीं रही, पहली बार बनी है, और वो भी अभी बनी है, ठीक है ना, भारत के अंदर। तो हाई कमिश्नर्स, हमारे हाई कमिश्नर्स हैं लगभग हर एक कंट्री के अंदर, तो हमारे कंट्रीज में भी, हमारे कंट्री के अंदर भी हैं उनके हाई कमिश्नर्स। तो ब्रिटेन ने पहली लेडी हाई कमिश्नर जो अपॉइंट की है, उनका नाम है मैडम कैमरन, ठीक है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। फ़ोनपे की सर्विसेज नेपाल के अंदर भी शुरू होने वाली हैं। वहाँ की 2 एजेंसीज ई सेवा और एक HAN होटल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ में मिलकर के फ़ोनपे जो है वो NPCI के थ्रू, जो हमारे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन जो है वो UPI को प्रमोट करने के लिए ये काम करेगा। और कब करेगा? अभी फ़िलहाल जो नए साल पे, नया साल अभी कैसे बोलते हैं हिंदू संवत के हिसाब से अभी नया साल है, ठीक है ना, जब से नवरात्रि हमारी शुरू हुई है, नव स्थापना, तो उसमें तो ये फेस्टिवल जो चलता है, और इसको बोलते हैं नेपाल वाले फेवा फेस्टिवल। सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, तो ये चीज़ों को आप दिमाग में रखना है। इस दौरान जो है UPI को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा फ़ोनपे के थ्रू नेपाल के अंदर। मतलब आप घूमने जाएंगे तो वो 30% डिस्काउंट मिलेगा, अकोमोडेशन पे 10% और अदर चीज़ों पर डिस्काउंट। वो फिलहाल प्रमोशनल ऑफर तो उनके होंगे। 11 अप्रैल को पार्किंसंस डे था, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा, हमने रख दिया। हमने ये टॉपिक्स जो आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, प्लीज़ सरसरी तरीके से आप लोग एक बार नज़र से निकाल लीजिएगा। सबसे रिक्वेस्ट है, कल के एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोगों को नोटसेट 6 के लिए सब लोगों को बेस्ट विशेज। पेपर अच्छे से काम रह करके जितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस करके आना है। अगेन एक बार फिर से बेस्ट विशेज नोटसेट 6 के लिए मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।